हजारों सालों तक इंसानों ने आसमान को देखा और ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचा। हमारे पूर्वजों ने सूर्य, चंद्रमा और तारों को आकाश में घूमते देखा। उन्होंने स्वाभाविक रूप से निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी स्थिर है। ऐसा लगता था कि बाकी सब कुछ हमारे चारों ओर घूम रहा है। यह विश्वास कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी कई संस्कृतियों और धर्मों में गहराई से समा गया। पृथ्वी केंद्रित मॉडल, जिसे भूकेंद्रवाद कहा जाता है, केवल सामान्य अवलोकन का मामला नहीं था। यह एक गहरा दार्शनिक और धार्मिक विश्वास बन गया। यह विचार खगोलीय पिंडों की स्पष्ट गतियों द्वारा समर्थित था। यह खुद को अस्तित्व के केंद्र के रूप में देखने की मानवीय प्रवृत्ति के साथ भी बिल्कुल फिट बैठता था। भूकेंद्रित मॉडल केवल एक वैज्ञानिक सिद्धांत से कहीं अधिक था। यह एक ऐसा विश्व दृष्टिकोण था जिसने इस बात को आकार दिया कि कैसे लोग ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझते थे। इस दृष्टिकोण को चुनौती देना न केवल विज्ञान को, बल्कि वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहरे धारणाओं को भी चुनौती देना था। सदियों से भूकेंद्रित मॉडल सर्वोच्च रहा। मानवता के दृष्टिकोण को पृथ्वी केंद्रित से सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड में बदलने के लिए एक बहादुर व्यक्ति की आवश्यकता होगी, जो सावधानीपूर्वक अवलोकनों और क्रांतिकारी विचारों से लैस हो। उनका नाम निकोलस कोपरनिकस था, जिनका जन्म 1473 में हुआ था, जो अब पोलैंड है। कोपरनिकस एक सच्चे पुनर्जागरण पुरुष थे। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और कानून सहित कई विषयों का अध्ययन किया। इस व्यापक शिक्षा ने उन्हें एक अनूठा दृष्टिकोण और स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उपकरण दिए। कोपरनिकस महान बौद्धिक उथल-पुथल के समय में रहते थे। पुनर्जागरण पूरे जोरों पर था और शास्त्रीय शिक्षा और जिज्ञासा की भावना में नए सिरे से रुचि थी। कला, साहित्य और विज्ञान में नए विचार उभर रहे थे। दुनिया एक क्रांति के लिए तैयार थी और कोपरनिकस इसके अग्रदूतों में से एक होंगे। जबकि कोपरनिकस ने कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, यह खगोल विज्ञान ही था जिसने उनकी कल्पना को मोहित किया। उन्होंने रात के आकाश को देखने में अनगिनत घंटे बिताए। उन्होंने ग्रहों की स्थिति को सावधानीपूर्वक दर्ज किया, प्रचलित भूकेंद्रित मॉडल में पैटर्न और विसंगतियों की खोज की। उनके अवलोकनों ने उनके गणितीय दिमाग के साथ उन्हें इस लंबे समय से चली आ रही धारणा पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। कोपरनिकस की खोज की यात्रा अचानक ज्ञानोदय नहीं, बल्कि अवलोकन, गणना और चिंतन की एक क्रमिक प्रक्रिया थी। वह ब्रह्मांड के कामकाज के बारे में गहरी जिज्ञासा और यथास्थिति को चुनौती देने की इच्छा से प्रेरित थे। उनका काम अंततः ब्रह्मांड की हमारी समझ में एक आदर्श बदलाव की ओर ले जाएगा। भूकेंद्रित मॉडल, जिसने सदियों से पश्चिमी विचारों पर अपना दबदबा बनाया, वह काफी हद तक ग्रीक खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलेमी के काम पर आधारित था। दूसरी शताब्दी ईस्वी में टॉलेमी ने ग्रहों की स्पष्ट गतियों को समझाने के लिए वृत्तों और उपचक्रों की एक जटिल प्रणाली विकसित की। टॉलेमी का मॉडल, जिसे टॉलेमी प्रणाली के रूप में जाना जाता है, खगोलीय पिंडों की स्थिति की भविष्यवाणी करने में उल्लेखनीय रूप से सफल रहा। यह अगले 1400 वर्षों के लिए खगोलविदों के लिए मानक मॉडल बन गया। चर्च ने टॉलेमी प्रणाली को अपनाया क्योंकि इसने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा, जो उनके धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप था। जबकि टॉलेमी का मॉडल सरल था, इसमें खामियां थीं। कोपरनिकस ने देखा कि जैसे जैसे खगोलविद नए अवलोकनों का हिसाब लगाने की कोशिश करते गए, मॉडल तेजी से बोझिल होता जा रहा था। ग्रहों की गतिविधियों को समझाने के लिए सिस्टम को कई उपचक्रों पर उपचक्रों की आवश्यकता होती है, जिससे यह अत्यधिक जटिल और कोपरनिकस के लिए अनाड़ी हो जाता है। कोपरनिकस को संदेह होने लगा कि आकाशीय गतियों के लिए एक सरल, अधिक सुंदर व्याख्या हो सकती है। उन्होंने प्राचीन यूनानी ग्रंथों की ओर रुख किया, जिन्होंने एक सूर्य केंद्रित या सूर्य केंद्रित प्रणाली का प्रस्ताव रखा था। जबकि इन विचारों को बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया गया था, कोपरनिकस ने उनमें एक क्रांतिकारी अवधारणा के बीज देखे। भाग 4, एक सूर्य केंद्रित प्रणाली। कोपरनिकस ने एक क्रांतिकारी विचार विकसित किया। क्या होगा यदि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र न हो? क्या होगा इसके बजाय सूर्य उस केंद्रीय स्थिति को धारण करता है, पृथ्वी और अन्य ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं? परिप्रेक्ष्य में इस सरल लेकिन गहन बदलाव ने कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित मॉडल का आधार बनाया। कोपरनिकस की प्रणाली में पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने वाले किसी अन्य ग्रह के रूप में पदावनत किया गया था। उन्होंने ग्रहों को सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में सही ढंग से रखा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। यूरेनस और नेपच्यून की खोज बहुत बाद में तक नहीं हुई थी।
उन्होंने यह भी बताया कि तारों की स्पष्ट दैनिक गति पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण होती है। कॉपरनिकस के मॉडल ने कई खगोलीय घटनाओं को अच्छी तरह से समझाया, जिन्होंने सदियों से खगोलविदों को हैरान किया था। उदाहरण के लिए, ग्रहों की प्रतिगामी गति, जहां वे थोड़े समय के लिए आकाश में पीछे की ओर बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं, को पृथ्वी और अन्य ग्रहों की सापेक्ष गतियों द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि वे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य केंद्रित मॉडल प्रचलित भूकेंद्रित दृष्टिकोण से एक क्रांतिकारी प्रस्थान था। इसने न केवल वैज्ञानिक रूढ़िवाद को बल्कि धार्मिक हठधर्मिता को भी चुनौती दी। कॉपरनिकस अपने विचारों से होने वाले संभावित विवाद से अच्छी तरह वाकिफ थे। भाग 5 दे रेवोल्यूशनिबस ऑनर्बियम कोएलेस्टियम। कॉपरनिकस ने कई वर्षों तक अपने क्रांतिकारी विचारों को प्रकाशित करने में संकोच किया। वह जानता था कि उसके काम का वैज्ञानिक समुदाय और चर्च दोनों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। 1543 में जब वह अपनी मृत्युशैया पर थे, तब उनकी अभूतपूर्व पुस्तक आकाशीय क्षेत्रों की क्रांतियों पर अंततः प्रकाशित हुई थी। अपनी पुस्तक में कॉपरनिकस ने अपने सूर्य केंद्रित सिद्धांत को विस्तार से बताया, गणितीय गणनाओं और खगोलीय प्रेक्षणों के साथ अपने दावों का समर्थन किया। उन्होंने तर्क किया कि उनका मॉडल जटिल टॉलेमी प्रणाली की तुलना में ग्रहों की गतियों के लिए एक सरल और अधिक सुंदर व्याख्या प्रदान करता है। विज्ञान के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इसने प्रचलित विश्वदृष्टि को चुनौती दी और वैज्ञानिक क्रांति की नींव रखी, हालांकि इसका प्रभाव तत्काल नहीं था। भाग 6 एक विवादास्पद विचार। कॉपरनिकस के सूर्य केंद्रित मॉडल को शुरू में संदेह और प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कई खगोलविद और दार्शनिक भू केंद्रित मॉडल को त्यागने से हिचकिचा रहे थे, जिसे सदियों से स्वीकार किया गया था। चर्च भी कॉपरनिकस के विचारों का विरोध कर रहा था, क्योंकि वे बाइबल की शाब्दिक व्याख्या के विपरीत थे। हालांकि कॉपरनिकस का काम किसी का ध्यान नहीं गया। कई खगोलविदों, विशेष रूप से प्रोटेस्टेंट देशों में जहां वैज्ञानिक जांच पर चर्च की पकड़ कमजोर थी, ने उनके विचारों का पता लगाना और उन पर निर्माण करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक खगोल शास्त्री थे जोहान्स केपलर, जिन्होंने कॉपरनिकस के मॉडल को परिष्कृत करने और ग्रहों की गति के अपने नियमों को विकसित करने के लिए टाइको ब्राहे के सावधानीपूर्वक अवलोकनों का उपयोग किया। सूर्य केंद्रित मॉडल की स्वीकृति में एक अन्य प्रमुख व्यक्ति गैलीलियो गैलीली थे। नव आविष्कृत दूरबीन का उपयोग करते हुए गैलीलियो ने अभूतपूर्व अवलोकन किए, जो कॉपरनिकस के सिद्धांत के लिए और समर्थन प्रदान करते थे। उन्होंने शुक्र के चरणों का अवलोकन किया, जिसे केवल तभी समझाया जा सकता है जब शुक्र सूर्य की परिक्रमा करता हो। उन्होंने बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं की भी खोज की, यह प्रदर्शित करते हुए कि सभी खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमते हैं। कॉपरनिकस के विचारों के लिए गैलीलियो के मुखर समर्थन ने उन्हें कैथोलिक चर्च के साथ सीधे संघर्ष में ला दिया। 1633 में उन पर धर्माधिकरण द्वारा मुकदमा चलाया गया और उन्हें विधर्म का घोर संदिग्ध पाया गया। उन्हें अपने विचारों को त्यागने के लिए मजबूर किया गया और अपना शेष जीवन नजरबंद कर दिया। भाग 7 कॉपरनिकस की विरासत। शुरुआती प्रतिरोध के बावजूद सूर्य केंद्रित मॉडल ने धीरे धीरे वैज्ञानिक समुदाय के भीतर स्वीकृति प्राप्त कर ली। प्रेक्षणों और गणितीय गणनाओं दोनों से साक्ष्यों का भार भारी हो गया। 17वीं शताब्दी के अंत तक कॉपरनिकस क्रांति पूरी हो चुकी थी। भूकेंद्रित मॉडल को उलट दिया गया था और सूर्य ने सौर मंडल के केंद्र में अपना सही स्थान ले लिया था। कॉपरनिकस के काम का प्रभाव खगोल विज्ञान के दायरे से बहुत आगे तक फैला हुआ था। उनका सूर्य केंद्रित मॉडल वैज्ञानिक क्रांति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने प्राचीन ग्रंथों के अधिकार को चुनौती दी और अवलोकन और गणितीय तर्क के महत्व पर जोर दिया। इसने वैज्ञानिक जांच के एक नए युग की शुरुआत करने में भी मदद की, जिसकी विशेषता स्थापित हठधर्मिता पर सवाल उठाने और प्राकृतिक घटनाओं के लिए प्राकृतिक स्पष्टीकरण की तलाश करने की इच्छा थी। कॉपरनिकस की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। उनकी कहानी एक अनुस्मारक है कि नए साक्ष्य और साहसिक सोच से सबसे गहरे धारणाओं को भी उलट दिया जा सकता है। उनका काम मानवीय जिज्ञासा की शक्ति और ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने की हमारी स्थायी खोज का प्रमाण है।